हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विद रीत में। दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी लोको पायलट, यूपीपी और यूपीएसआई के साथ साथ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, यदि आप हमारे इस क्लास को डेली फॉलो करते हैं तो आपको मैथ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि पी, क्यू और आर का औसत ए है और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0 है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 27 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसमें दिया हुआ है पी क्यू और आर का औसत ए। तो देखिए पी क्यू और आर का औसत कैसे निकालेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाई 3 कर देंगे, इनका औसत निकल जाएगा। ये औसत दिया है ए, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो आप देखेंगे P प्लस क्यू प्लस आर, ऊपर स्मॉल लेटर लिखा हुआ है इसमें मैंने लिख लिया और ये गलती से लिख दिया है, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे हो गया 3a। अब हमें वैल्यू चाहिए, हमें देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान दिया क्वेश्चन में, इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, P प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर लेने जा रहे हैं। इसका स्क्वायर आप सबको मालूम है कि P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस 2QR और प्लस 2RP हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो PQ प्लस QR प्लस RP का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो यदि हम इसको सही ढंग से लिख दें तो इसका मान देखिए क्या बनने जा रहा है। यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया तो बन गया ये PQ प्लस QR प्लस RP। इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, तो हम जब इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसलिए हमारे पास क्या बचेगा, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है। तो इस पूरे का वैल्यू 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पे P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू देखते हैं, देखिए क्या बनने वाला है। यहाँ से हमें P प्लस क्यू प्लस आर का मान 3a दिया है और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, लिख दिया। तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 9a का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान जो आ रहा है 9a का स्क्वायर आ रहा है। देखिए हमें वैल्यू किसका ज्ञात करना था, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 27 का। तो इसको लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर बन जाएगा हमारा। तो देखिए इसकी वैल्यू, जिसका वैल्यू ज्ञात करना था P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 27 का, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 9a का स्क्वायर है और बाई 27 है, 9 से 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या बन रहा है, a स्क्वायर बाई 3 बन रहा है। तो हमें आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो देखिए ये विभाज्यता का क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि 2 अंकों की हमें देखनी है कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो यदि आप 6 के विभाज्यता को देखें तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन है, 6 हो जाएगी, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे करके देखिए 2 अंक की संख्याएं कहाँ तक मिलेंगी, 100 से नीचे मिलेंगी। तो लास्ट नंबर जो 2 से विभाज्य होने वाला होगा, लास्ट नंबर जो 6 से विभाज्य होने वाला होगा वह 100 के कोई नीचे होना चाहिए। तो लास्ट नंबर यदि देखेंगे 16 छक्के 96 होता है, तो लास्ट नंबर जो 2 अंकों का हो और 6 से विभाज्य हो वो क्या होने वाला है, 96। और पहला नंबर जो 2 अंकों का हो और 6 से विभाज्य हो वो होने वाला 12, क्योंकि 6 जो है 6 से विभाज्य है, लेकिन ये संख्या 1 अंक की है, इसलिए इसे हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या हुआ, 12, 18, 24, 30, ऐसे आगे करके लास्ट नंबर क्या हुआ, 96। 6 से विभाज्य होने वाली हमने नंबर लिख दिए हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें यदि आपको मालूम हो, यदि आपने समांतर श्रेणी पढ़ी हुई है तो उसी का फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला टर्म जो है, सबसे पहला टर्म है 12, ए इक्वल टू लिख सकते हैं इसका 12। सबसे लास्ट टर्म जो है वो एल होता है, इसको लिख देंगे 96। यदि हम देखते हैं तो सर्वांतर लिया जाता है, कॉमन डिफरेंस लिया जाता है। कॉमन डिफरेंस चाहे सर्वांतर कितना है,
बड़े में से छोटे को घटा के मालूम कर लेते हैं, तो उसको डी बोलते हैं। 18 माइनस आप 12 कर देंगे, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 6, डी की वैल्यू हो गई 6। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए, उसको आप याद कर लेंगे। एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए सारी वैल्यू हमने लिख दिया है, आप ये वैल्यू पुट करिए इसमें और आंसर बना लीजिए। देखिए एल की वैल्यू है 96 मैंने ले लिया, ए की वैल्यू है 12 लिख लिया गया, और एन का मान नहीं मालूम है, यही पूछा गया क्वेश्चन में। डी की वैल्यू 6 हो गई। देखिए इसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, 96 माइनस हो जाएगा 12, और इधर क्या बना n माइनस 1 और 6 का मल्टीप्लाई है इसमें, इसको घटा लिया हम लोगों ने, तो ये बन जाएगा 84 बराबर n माइनस 1, ये इंटू 6 है। 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 14 6 के 84 होता है, 14 बार में कैंसिल हो जाएगा, इधर बन गया 14 और इधर है n माइनस 1, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 14 प्लस 1 बराबर n हो गया। इस प्रकार आपको n की वैल्यू मिल गई 15। तो देखिए 2 अंकों की 6 से विभाज्य होने वाली कितनी नंबर होंगे, तो 15 नंबर ऐसे होंगे जो 2 अंकों के होंगे और 6 से विभाज्य होंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक बिंदु तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी है। तो देखिए नाव धारा का ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए कहीं से कोई व्यक्ति किसी स्थान पे जाता है और वापस लौट आता है, तो इस दौरान पूछ रहा है कि कितनी दूरी चली गई, प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी क्या है। मान लिया हम लोगों ने, माना गंतव्य की दूरी x किलोमीटर है। बस ये आपने मान लिया कि गंतव्य की दूरी x किलोमीटर है। तो देखिए जाने के लिए जब आप धारा के अनुकूल जाएंगे तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल 8 हो जाएगी। शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तब आप पे ये दोनों चाल ऐड होगी, चाल कितनी बन जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी है x किलोमीटर, आप गए कितनी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए हैं आप x किलोमीटर, तो जाने में तो इतना टाइम लग गया, जाने का टाइम इतना लग गया। अब देखो x किलोमीटर ही वापस लौटेंगे, लेकिन तब हम जब वापस लौटेंगे तो धारा के विपरीत लौटेंगे और धारा की विपरीत चाल कितनी होगी, 6 में से ये 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 3 बच जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे देखो वापस लौटने का टाइम ये हो गया, जाने में लगा टाइम x/9, वापस लौटने में लगा टाइम x/3। यदि इन दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है कुल टाइम कितना लगा है 3 घंटा, तो इसको हम 3 घंटे के बराबर कर देंगे और इनका एलसीएम लेके इसको हल कर लेंगे आप सब लोग। अब इसका एलसीएम बन जाएगा 9 1 जा 9, यहाँ देखो x बन जाएगा और 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3x बन जाएगा बराबर 3 है। तो ये ऊपर मिला जुला के देख रहे हैं 4x हो गया डिवाइड बाई 9 हो गया और इधर 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप क्रॉस, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 27, तो x इक्वल टू हो जाएगा 27/4। यदि 4 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो x की वैल्यू आपको मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी देखिए 4 से 4 6 के 24 हो गया, बच जाएगा 3, 10 में लगाएंगे 4 से 28 हो गया, बच जाएगा 2, 4 5 20 हो गया। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि दूरी जो है प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी वो 6.75 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि 3⁵ प्लस 3⁵ प्लस 3⁵ प्लस 3⁵ पूर्णतः विभाज्य है तो दिए गए नंबरों में से किस नंबर से विभाज्य है, 10 से विभाज्य, 11 से, 14 से, 17 से। तो आप देखिए कंफर्म करिए इसको कि किस नंबर से विभाज्य होगा। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। तो देखिए बाबू, यदि हम इसको नोट कर लेते हैं 3⁵ प्लस 3⁵ प्लस 3⁵ प्लस 3⁵, ऐसे करके ये आपको इनसे देखना किस नंबरों से डिवाइड होने वाला है। तो बाबू इसमें सब में देखिए क्या है, 3 सब में कॉमन मिल जाएगा आपको, तो 3 सब में आप कॉमन निकाल लीजिए। यदि आप 3⁵ सब में से कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3⁵1 बचेगा, यहाँ 3⁵2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो आप इनको देखें कि वैल्यू कितनी बन रही है। तो आप देख रहे हैं 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 27 हो गया।
यदि इन दो सबको मिला दिया जाए, देखा जाए कितना बन जा रहा है, 30 हो जाएगा, ये 40 बन गया, टोटल 40। तो आप देखिए ये बन गई वैल्यू 3 की पावर 5 और इंटू 40। तो आप इसमें देखें कि ये देखिए 40 जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 10 से ये नंबर जो नंबर दिया गया है वो सभी नंबर 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारा आंसर राइट आंसर बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा 10, ऑप्शन ए 10। आइए अब इसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए मेंसुरेशन का और ट्रायंगल का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका होने वाला है, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, आपको देखने से लग रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज के त्रिक हैं, ठीक है। और इसको यदि हम ड्रॉ कर लें तो ये त्रिभुज इस तरह का बनने वाला है। इसका आधार यदि हमने ले लिया 5 और लंब इस पर लिख लिया 12 और ये इस तरह से कर्ण ले लिया 13, तो ये त्रिभुज इस तरह का कुछ बन जाएगा। इसमें ये वैल्यू 5 ले लीजिए, इसको 12 मान लिया गया और ये 13 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनके मध्य बिंदुओं को मिला के एक नया त्रिभुज बनाना है। तो भाई देखो इसके मध्य बिंदु को मिला दिया, यहाँ पे मान लो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मान लिया और इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ है, तो इनको मिला देने पर एक नया त्रिभुज बन जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसी नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आपको इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए जब किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, जब किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला के कोई नया त्रिभुज बनाते हैं, तो उस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल या मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 रह जाता है। ये बात आपको जाननी चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो हम मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये जो त्रिक है 5, 12 और 13, यह एक समकोण त्रिभुज के त्रिक है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बन जाएगा। तो देखिए इसका 1/2 आधार की वैल्यू 5 ले लिया, ऊंचाई 12 ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनने जा रहा है, 2 छक्के 12 हो गया, 6 5 30 हो गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यदि हम किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें और एक नया त्रिभुज जब बनाते हैं, तो उस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यदि यूज करें तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि देखते हैं हम, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड बाई 4। अभी मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30 है, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 7 28 हो गया, 2 बचा, 4 5 20 हो गया, तो 7.5 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो नया त्रिभुज बना हुआ है उसका क्षेत्रफल 7.5 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग अपना छठा क्वेश्चन देखेंगे और चलिए इसको देखिए। हमारा छठा क्वेश्चन जो है यह एक कह लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक खराब मशीन 900 ग्राम वजन को 1000 ग्राम दर्शाती है। एक दुकानदार इस वजन मापने की मशीन का उपयोग 45 केजी चावल 65 रुपये पर केजी पर बेचने के लिए करता है, जिसे उसने 58 रुपये पर केजी पर खरीदा था। उसका कुल लाभ परसेंटेज ज्ञात करना आपको। तो देखिए कोई एक खराब मशीन है जो क्या करती है, 1000 ग्राम तौलती है, तो बस वो कुल कितना होता है, 900 ग्राम वजन ही होता है। मतलब 100 ग्राम का जो है इसमें 100 ग्राम ये कम तौलती है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। 900 ग्राम वजन को 1000 ग्राम दर्शाती है, मतलब 900 ग्राम वजन बेचता है लेकिन पैसे लेता है वो 1000 ग्राम का। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या बनने वाला है, 900 ग्राम इसने दिया, 900 ग्राम दिया, पैसा कितने का लिया, 1000 ग्राम के बराबर, क्योंकि ये खराब मशीन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो और रेट इसका देख लिया जाए, 58 रुपये पर केजी के रेट पर खरीदा था, अब बेच कितने पर रहा है, 45 केजी चावल 65 रुपये पर केजी पर बेचने के लिए करता है, ठीक है। बेचने वाला के बेचना कितने में है, 65 रुपये पर केजी के रेट पे बेचना है, पर केजी पे बेचना है। और खरीदा कितने में था इसने,
₹58 पर केजी पे इसने खरीदा था, ₹58 प्रति केजी पे खरीदा था। तो बाबू इसको देखा जाए हम लोग, तो इसका क्या बन जाएगा 65। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है ये सीपी है, ये सीपी में आएगा और ये एसपी होगा। ये खरीदने वाला मूल्य हो गया, ये बेचने वाला मूल्य हो गया। यदि इनको हम लोग कट कर लें तो मान लीजिए बराबर है, कट कर सकते हैं, 00 से 00 खत्म कर सकते हैं, ये 00 खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 9 और ये बच जाएगा 10। तो ये सीपी वाली वैल्यू यदि टोटल सीपी देखा जाए तो सीपी टोटल कितना हो गया, सीपी और एसपी हम लोग एक का अनुपात ले लिया जाए, सीपी और एसपी का रेशियो ले लिया जाए, तो देखिए 9 इंटू ये 58 रेशियो 10 इंटू 65। अब यहाँ पे देखें तो वैल्यू कट जाएगी किससे, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया और दोनों 18 हो गया, और इसके बाद 2 बचे ये 10 हो गया। ठीक है, तो 9 का गुणा करें तो 9 9 81 को 1 हो गया, 9 दूनी 18 और 8 26 हो जाएगा, 18 8 26। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 5 25 को 5 5 6 30 2 32 हो जाएगा। अब देखिए इसका सीपी जो कास्ट प्राइस है 261 रुपये और सेलिंग प्राइस है 325 रुपये। तो हमें प्रॉफिट देखना कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट देख लेते हैं, लाभ देख लेते हैं। इसमें से लाभ कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, 325 में से आप 261 घटा लेंगे तो देखिए 5 में से 1 घटेगा, 4 बच जाएगा, और 2 है 12 में से 6 घटेगा तो 6 बच जाएगा। यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, 64 रुपये का लाभ हुआ। 64 रुपये का लाभ किस पे होगा, देखिए लाभ जो है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। अगर क्रय मूल्य कितना इस क्वेश्चन में है 261 रुपये है, तो भाई लाभ का परसेंटेज आपको चाहिए तो लिख दीजिए लाभ का परसेंटेज। लाभ का परसेंटेज आपको चाहिए तो देखिए लाभ का परसेंटेज बन गया, लाभ का परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य ना, लाभ बटे क्रय मूल्य सीपी इंटू 100। तो लाभ है 64 रुपये का और सीपी है 261 रुपये इंटू 100। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना बन जाएगा, आप इसको दे दीजिए, वैल्यू दे दिए, ये बन जाएगा पूरा 6400 डिवाइड बाई 261। तो इसको भाग करेंगे तो आप देख रहे हैं 2 बार भाग चला जाएगा, इसमें 2 बार भाग चला जाएगा, और उसके बाद इसको घटा के देखें कितना बन जाएगा 2 बार भाग करने में। साइड में कहीं करके देख लेते हैं, इसको साइड में कहीं करके देख लेते हैं, 6400 डिवाइड बाई 261। तो देखो बाबू इसको हमने डिवाइड कर लिया 2 बार, 2 कम 2 हो गया, 2 छक्के 12 को 2 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया। ठीक है, घटा लेते हैं इसको, 8 बच जाएगा, यहाँ है 3 1 बच जाएगा, और ये 118 हो गया, 00 आ गया, 1 0 आ जाएगा। फिर से इसको भाग करेंगे हम लोग आप, तो ये 4 बार के करीब भाग जाएगा, तो 4 बार चले जाता है भाग, 4 1 4, 4 से 24 को 4 हो गया फिर से, और 4 दूनी 8 2 10 हो गया। घटा के देख लेते हैं आप, तो यहाँ बच जाएगा 6, और यहाँ पे 7 है, 7 में से 4 घटेगा 3 बच जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है 1 बचेगी यहाँ पे। अब यहाँ पर डिसमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब इसका भाग देखिए लगभग ये यहाँ पे हमने भाग किया 4 बार, तो वैल्यू हमको मिली है 1044। तो 5 बार भाग करेंगे तो कुछ बड़ी वैल्यू, मतलब इससे 5 बार पे हम भाग चला जाएगा, तो दशमलव के 1 अंक तक इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 24.5%। देखिए आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, हमारा 7वां क्वेश्चन है, माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है, उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है, पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है, परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करें। तो देखिए आयु का ये क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे, माता और पिता की औसत आयु 24 वर्ष दिया है, तो यदि हम मान लेते हैं कि पिता की जो आयु है, पिता की आयु x वर्ष ले लेते हैं, और यदि पिता की आयु हमने x वर्ष लिया तो देखिए पति पत्नी की आयु में 6 वर्ष का अंतर है, तो और पत्नी 6 वर्ष छोटी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पत्नी की आयु देख लेंगे इसकी, तो पत्नी की आयु होगी, चाहे पुत्र के हिसाब से देखें तो पुत्र की माता है ये, पत्नी की आयु x - 6 हो जाएगी, और क्वेश्चन में दिया है इन दोनों का औसत 24 है, तो इन दोनों का औसत 24 है बाबू, तो x, और देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, x + x - 6 डिवाइड बाई 2 बराबर 24 दिया हुआ है,
तो कितना बन गया, ये 2x माइनस 6 बराबर ये 24 दूना 48 हो गया। इसमें हम इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो 2x इक्वल टू 48 प्लस 6 हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 54। ठीक है, इसको कट कर देंगे, 27 बार में ख़त्म हो जाएगा। x बराबर हो गया 27, मतलब जो पिता है उसकी उम्र 27 वर्ष है। यदि इसकी पत्नी का एज पूछा हो तो 6 घटा लेते हैं इसमें से, उसकी एज होती 21 वर्ष। तो ठीक है, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, पत्नी की एज भी निकाल लेते हैं। पत्नी की आयु ये हो जाएगा 6 वर्ष से कम है, 27 माइनस 6 मतलब 21 वर्ष हो गया। अब पुत्र की आयु देख लेते हैं। देखिए पुत्र की आयु क्या बनने वाली है, पुत्र की आयु जो है पिता की आयु की 1/9 है। तो पिता की आयु 27 है, इसके आयु का 1/9 है, तो 9 से डिवाइड कर लेंगे 3। पुत्र कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तीनों की औसत आयु निकालनी है, तो निकाल लेते हैं तीनों की औसत। देखिए अभिष्ट औसत जो होगा वो क्या बनेगा, पिता की एज 27 वर्ष और पत्नी की एज इनके है 21 वर्ष और पुत्र की एज है 3 वर्ष। औसत निकालने के लिए तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो 27 और 3 30 हो जाएगा, और ये इसको जोड़ लेंगे तो 51 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। तो देखिए अब इसको देखेंगे आप तो कितनी बार में कट जाएगा, 27 51 3 एकम 3 हो गया बाबू, बचा 2 3 7 21 70 3 51 हो गया। तो इन सभी का औसत कितना बन गया, 17 वर्ष। तो पूरे परिवार का औसत उम्र जो है 17 वर्ष बन गया है। इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन हमारा डिस्काउंट का है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि अच्छी 10% की छूट देकर 5,000 रुपये की 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक सूटकेस बेच रहा है, और यदि भुगतान नगद में किया जाता है तो आगे 10% की छूट और प्रदान करता है। एक ग्राहक ने अच्छित से सूटकेस नगद खरीदा, अच्छित को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो देखिए अच्छित जो है किसी सूटकेस को 5,000 रुपये में बेच रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि यदि कोई इसे नगद खरीदता है, नगद भुगतान करके खरीदता है, तो 10% की जगह पे ये 10% का एक्स्ट्रा छूट देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, चलिए कि अच्छित कितने रुपए में इस सूटकेस को बेच देगा, चाहे ग्राहक को कितने रुपए में यह सूटकेस मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेंगे आप, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो अच्छित को प्राप्त रुपए सीधे सीधे लिखते हैं, अच्छित को प्राप्त रुपए। देखिए अच्छित जो सूटकेस का कीमत कितना है, इसका अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। पहले ये इसने बोल दिया है कि ग्राहक जो है इसको खरीदने वाला है नगद, तो 10 की जगह पे 20% का छूट देगा। 10% की छूट देता तो 90% कीमत लेता, और ये 10% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, इसलिए 90% की कीमत और लेगा। तो कुल मिला के देखेंगे इसमें तो 4 जीरो से ये 3 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, ये है 5 और 9 9 81 810, इसका गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5 5 8 40 1 जीरो। कुल मिला के अच्छित जो है 4,050 रुपये में इस सूटकेस को बेच देगा, और ये ग्राहक को 4,050 रुपये में सूटकेस प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा 9वां क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन LCM HCF का है, और इसमें कहते हैं भिन्नों का HCF। तो इसमें हमें निकालना क्या है, 3/4, 7/8 और 9/20 का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए आप सबको मालूम होगा कि भिन्नों का जो है HCF कैसे लिया जाता है। भिन्नों का HCF लिखने के लिए इसको लिख देते हैं हम आपके लिए, भिन्नों का HCF। इसके लिए क्या होगा, अंश का HCF हो जाएगा, अंश का HCF बटे हर का LCM। तो बाबू देखो इसका ये 3/4, 7/8, 9/20, ऊपर देख रहे हैं कि 3, 7, 9, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे तीनों को डिवाइड कर दे एक के अलावा। तो इन तीनों का HCF क्या बनने वाला है, 3, 7, 9 का HCF बनने वाला है 1, और आप 4, 8, 20 का LCM लेंगे तो इनका LCM बन जाएगा 40। इनका LCM आप देख लेंगे, 4 ऐसे 4, 8, 20 का LCM लेके देखना होगा। 4 से इसको कैंसिल कर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, सब कोई नंबर है नहीं, तो इनका LCM देखो 5 दूनी 10, 10 चौके 40। तो इसका आंसर बन गया 1/40। इसके बाद हम लोग 10वां क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 10वां क्वेश्चन जो है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है।
इसमें यदि ए संबंध बी बराबर 3 संबंध 7 दिया है और बी संबंध सी बराबर 4 संबंध 9 दिया है, तो हमसे रेशियो पूछा जा रहा है कि ए संबंध बी संबंध सी का मान क्या होगा। तो देखिए इसको लिखने का तरीका सीख लिया, बहुत इजीली इसको लगा लेंगे आप सभी लोग। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि ये ए संबंध बी ये दे दिया 3 संबंध 7। लिखने का तरीका क्या होगा, बी को बी के नीचे रखेंगे, बी संबंध सी इक्वल टू दिया है 4 संबंध 9। बाबू अब केवल इसका मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से नोट कर लेना ए बी और सी। इधर देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले 4 का मल्टीप्लाई करना है 3 में, फिर 4 को गुणा करना है 7 में, फिर बाहर वाले का गुणा करके इसको लिख के फाइंड कर देना है। तो 4 का गुणा आपने 3 में किया, 4 3 12 हो गया, 4 7 28 हो गया और 9 7 63 हो गया। तो देखिए ये इसका मिक्स रेशियो बन गया। तो ये इसका आंसर हो गया। हमारे क्लास का ये 11वां क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है ए एम का क्यूब माइनस एन का क्यूब का मान क्या होगा। दिए गए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो देखिए आप सबको मालूम है इसमें एक फार्मूला यूज होगा, इस फार्मूले को मैं लिख देता हूँ आपके लिए। फार्मूला जो है इसमें यूज होने वाला है ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। इसको देखिए आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इस फार्मूले को लगाएंगे और इसका आंसर बन जाएगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ था ए, यदि हम इसको लिख दें ऐसे तो 8m का क्यूब माइनस n का क्यूब लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 2m का क्यूब माइनस n का क्यूब। अब देखिए ये इस तरह का हो गया, इसको आप फार्मूले में अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 2m माइनस n, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा इसका स्क्वायर बनेगा। यदि हम 2m का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m का स्क्वायर हो गया, और देखिए इसका स्क्वायर n का स्क्वायर, और फिर बाद में आता है ए बी के लिए इनका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mn हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखते हैं इस कौन से ऑप्शन में ये जो है आंसर हम लोग का मैच करता है। तो आप देखिए 2m माइनस n, 4m स्क्वायर, n का स्क्वायर और 2mn। तो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है यदि 1/5√2 माइनस 7 इज इक्वल टू a√2 प्लस b, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो देखिए सॉल्यूशन इसका करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इसको 1/5√2 माइनस 7, इसको हम क्या कर लेंगे, परिमेयकरण करा लेंगे इसका। ये सेम वैल्यू का इस चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे, फिर बाद में हम तुलना कर लेंगे, इसका जो भी आंसर बनना होगा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले लिख ही लेते हैं इस तरह से, a√2 प्लस बी, लास्ट में इसको तुलना करना पड़ेगा। इसका हम परिमेयकरण करते हैं तो इसमें देखिए जो वैल्यू रहती है नीचे उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो इसी का गुणा हो जाएगा ऊपर 5√2 प्लस 7, चिन्ह बदल दिया गया, और नीचे वैल्यू है 5√2 माइनस 7, सेम वैल्यू का गुणा हो जाएगा। देखिए ये वाली वैल्यू का गुणा हो जाएगा, ये बन गया 5√2 और प्लस 7 का, इधर है a√2 प्लस बी। आप देखेंगे तो ये फार्मूला बनेगा, ये एक ही जैसा वैल्यू a प्लस बी a माइनस बी जैसा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसी फॉर्म में लिख लेंगे 5√2 प्लस 7 डिवाइड बाई a का स्क्वायर। यदि आप इसका स्क्वायर कर लेंगे 5√2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए क्या बनने वाला है ये √2 प्लस बी। और यहाँ पे देखेंगे ऊपर जैसे वैल्यू है सेम टू सेम रखे रहेंगे, लास्ट में तुलना कर लेंगे इसका। तो √2 प्लस 7, नीचे देख रहे हैं 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। इधर वाली वैल्यू a प्लस √2 प्लस बी है। तो आप ऊपर देख रहे हैं क्या बन रहा है, ऊपर जैसी वैल्यू है सेम टू सेम नोट कर लीजिए। ये 5√2 प्लस 7, नीचे क्या बन रहा है 25 दूना 50 माइनस 49 बराबर a प्लस ये कैसे लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया है, a√2 प्लस बी है, a√2 प्लस बी। तो अब आप देखो नीचे जो वैल्यू 1 बन गई है, तो ये ऊपर क्या मिल रहा है हमको, ऊपर हमें मिलेगा 5√2 और प्लस 7,
नीचे 1 मिलेगा तो 1 को हम छोड़ देंगे, इधर मिल जाएगा a√2 प्लस b मिलेगा। तो इन दोनों की तुलना आपस में किया जाए तो देखिए √2 है ही, तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है और b की जगह पे 7 लिखा हुआ है। तो आपका आंसर क्या बन गया, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7। तो मुझे लगता है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, और आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्लास अब डेली मतलब चलती रहेगी और आपको डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो हमें आशा है कि आप डेली इस क्लास को फॉलो करेंगे और डेली हमारे क्लास में बने रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसी के साथ आज की क्लास को संपन्न करते हैं। धन्यवाद।